हेलो 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 हेलो। यस 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 यस। आई होप एंड बिलीव कि मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूँ। और अब तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा बिकॉज प्लेटफॉर्म की हाइट इतनी नहीं है। ठीक है, एंड आई होप एंड बिलीव आपको ये सब भी दिख रहा है। अब मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ये टीवी है। सीरियसली बताऊं तो ये टीवी है। और मैंने ना इस पे बनानी नहीं थी यार वीडियो, मेरे को ऐसी चीजें पसंद नहीं आती है ना। वो तो कोई बात नहीं, जब बाद में लेना होगा स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे। बट ऐसी चीजें मेरे को पसंद नहीं आती हैं, है ना। और क्या हुआ, लैपटॉप पे जब बना रहा था तो जहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे लैग आ रहा है। और वो बड़ी देर बाद, आधे आधे घंटे बाद, आधे आधे घंटे तो ज़्यादा हो गया, बट 2-2 मिनट बाद चल रहा था। तो दैट वाज द मेन थिंग कि मैंने इसको दोबारा से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल है बैच जीत बैच में, जहाँ पर आज हम क्या करेंगे, यूनिट्स डायमेंशंस एंड एरर्स फॉर जेई नीट, है ना। और मेनली तो जेई मेंस 2024 वाले के लिए है ये, है ना। बाकी तो देखने को तो कोई भी देख सकते हैं। लेक्चर इंडेक्स वही है, आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी, physical quantities, questions practice, dimensional formula, dimensional analysis, significant figures, errors in calculation and propagation of errors. क्वेश्चंस हम कम ही रखे हैं, है ना। कम रखे मतलब रेलेवेंट टॉपिक्स के रखे हैं। वो टॉपिक्स जिनको हम क्वेश्चन से समझाएं वो उनके रखे हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी वो क्वांटिटी जिसको हम किसी डिवाइस से मेजर कर सके। देखो, एक डिवाइस है, किसी से उससे हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। दो दो बेसिस होते हैं ना फिजिकल क्वांटिटीज को हम जो है दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कि वो कैसी, क्या वो डायरेक्शन पे बेस्ड है, क्या वो डायरेक्शन के कुछ लॉज वगैरह को फॉलो कर रहा है। एक मिनट चेक करूँ यार, प्रॉपर दिख रहा है यार आपको, थोड़ा थोड़ा ब्लर साइड से दिख रहा होगा। चलो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रहा है इतना तो चलता है। ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की क्या वो कोई डायरेक्शन का लॉ फॉलो कर रहा है ना। या एक आपके पास आता है क्या, तो हो गया वेक्टर स्केलर। एंड सेकंड इज अबाउट से डिराइव्ड है कि बेस क्वांटिटीज है, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या कोई क्वांटिटी स्केलर है। राइटिंग गंदी से आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज सब कुछ पहले से लिख के लेके आया हूँ। देखना, स्केलर क्वांटिटीज वो हैं, स्पेलिंग गलत है स्केलर के, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें इन विच डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड। डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हम, डायरेक्शन कंसिडर करते नहीं है। जैसे एक ये है, दूसरा ये है, वेक्टर है मान लो, जैसे ये एक वेक्टर है, बीच में एंगल है थीटा। तो आपने पढ़ा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बिल्कुल ऐसे सेंटर से आएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटीज वी ई आएगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड ऑन दी एंगल, जैसे लेट्स से अल्फा बिटवीन देम, तो यहाँ पे हमने थीटा माना तो थीटा हो गया, इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्ट ऐड हो सकती है। जैसे अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल लूं तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने अगर कहा 4 कूलम है, -8 कूलम है, आप बताओ नेट चार्ज कितना, तो आप कहेंगे -4 कूलम। डायरेक्ट ऐड करोगे, डायरेक्ट मैथमेटिक्स, सिंपल, ठीक है। और एक होती है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटी जैसे करंट है, करंट टेंसर क्वांटिटी है। आपके सिलेबस में टेंसर क्वांटिटीज के बारे में जानकारी नहीं है, बट आपको टेंसर क्वांटिटीज पढ़ाई जाएंगी, पर उनके बारे में इतना डिटेल में आपको नहीं बताएगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिपेंडेंसी, क्या वो किसी पे डिपेंड कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब उनको हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टाइम की खुद से एक डेफिनेशन है, मास की खुद से एक डेफिनेशन है। जैसे 1 kg की एक डेफिनेशन है कि यार इस म्यूजियम में जो एक पत्थर रखा है उसका कितना वेट है, वो 1 kg है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा अगर डेफिनेशन आपने पढ़ी है। जैसे कॉल्ड दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है किसी और क्वांटिटी पे, तो वो उनको हम क्या बोल देते हैं, बेस क्वांटिटी बोलते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, वेयर एज जो कि इन बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड होंगे अपने फॉर्मूला के लिए, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। देयर आर ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड, सिर्फ 7 हैं बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट, ठीक है। ये सारी है। तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आगे लिख के लेके आया हूँ तो मैं पहले आ जाए वो देखो वहाँ पे आप, ठीक है। ये देखो यूनिट्स, यूनिट्स कैसे, यूनिट्स क्या मतलब हुआ। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, n1 u1, वेयर n1 क्या है, n1 क्या है, n1 ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर मैंने लिखा ऐसे 5 न्यूटन, व्हाट डू मीन बाय 5 न्यूटन, जब 5 लिखा ना, दैट 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और न्यूटन क्या है, यूनिट है। बिना यूनिट के हम बता ही नहीं सकते कि वो क्या है, कितना है, ठीक है। अलग अलग यूनिट का अलग अलग मेजरमेंट होता है। जैसे अगर मैंने कहा 5 न्यूटन,
ठीक है, उसका अलग होगा, 5 डाइन का अलग होगा, है ना। ठीक है, तो ये यूनिट्स के बारे में है। यूनिट क्या है, एक चूजन रेफरेंस है, एक हम रेफरेंस चूज कर लेते हैं जिसके बेसिस पे, जिनके मल्टीपल्स पे हम एक फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि केजी इज अ यूनिट, चूजन रेफरेंस केजी है। अब केजी को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 3 केजी बन गया, जो कि एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी 3 केजी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और नंबर भी है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी ओनली, राइट। तो ये देखो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मीटर का एग्जांपल लेके। यूनिट जो है कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ, पता होना चाहिए ना सबको कितनी है, क्या है उस यूनिट की वैल्यू। जैसे अगर मैंने कहा कि इंडिया से कोई चीज अमेरिका जा रही है, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, है ना, एक्सपोर्ट का मास्टर है आजकल इंडिया, यू नो दिस थिंग। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 केजी जो है 1000 ग्राम है, वो जाके कहे नहीं यार आपने तो ज्यादा सामान भेज दिया, हमारे यहाँ तो 1 किलो की वैल्यू जो है 900 ग्राम के बराबर है, तो गलत बात होगी। तो इसलिए हमने कहा कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, हर जगह उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब गरीब से गरीब, अमीर से अमीर उसको एक्सेस कर सकता हो, है ना। और कन्वीनियंट टू यूज, मतलब यूज करने में इतनी डिफिकल्टी ना हो, बड़ी हाई मशीनरी। हाँ, अरे बताओ ये वाला पर्दा उठा के अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, इस एंगल पे रखूंगा, तो जो लेंथ आएगी वो 1 मीटर है। व्हाट इज दिस यार, ये कोई कन्वीनियंट हुआ? नहीं, इट इज इनकन्वीनियंट। आपको कन्वीनियंट यूनिट चाहिए होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 होती हैं। इनकी यूनिट्स आप देख सकते हो, मीटर, केजी, आपको पता ही है ये ऐसे यूनिट्स हैं। ऐसे यूनिट्स का क्या मतलब है, इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम क्या बोल देते हैं, ऐसा यूनिट्स बोल देते हैं। और भी कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, जिसमें हम हाइट मेजर करते हैं फुट में, पाउंड में वेट एंड सेकंड में टाइम। राइटिंग पे मत जाना बिकॉज मैं रफली ही लिख रहा हूँ, है ना, ऑफ कोर्स वाली बात है। सेकंड, अगर मैं और बात करूँ, आपके पास होता है एमकेएस सिस्टम, जो एमकेएस और एसआई में बिल्कुल सेम ही चीजें होती हैं, है ना। मास, लेंथ इन मीटर, मास इन केजी एंड टाइम इन सेकंड। तो यहाँ पे भी वही तो है, मीटर, केजी, सेकंड। और बाकी करंट को एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर इन केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। तो ये सारी यूनिट्स हैं और इनके सिंबल मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला सीडी एंड के केल्विन, मोल एमओएल। देखना मोल का सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ मोल इज एमओएल, नॉट ई नहीं आएगा पीछे, याद रखना, ठीक है। एमकेएस बता दिया, एफपीएस बता दिया। सीजीएस सिस्टम भी होता है एक सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का क्या मतलब है, सी मीन सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम एंड एस मीन्स सेकंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। तो टाइम का यूनिट तो हर जगह सेम ही है लगभग, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कुछ होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स जो हम अलग से रखते हैं। मतलब देखना, जैसे ये क्या है, पूरा का पूरा एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैंने इसकी यूनिट लेंथ देखी तो इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, तो ये एल है। मुझे भी निकालना है क्या है, आई वांट टू फाइंड दिस एंगल, दिस जो बीच में ये एंगल बना है, लेट्स से इट इज थीटा। मुझे थीटा निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका रेडियस है आर। इस थीटा को अगर हमें रेडियन में निकालना है, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। इन रेडियन ये थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। ये हो गया थीटा का फॉर्मूला इन रेडियन, बट डिग्री में नहीं है ये, डिग्री में ये वाला फॉर्मूला नहीं, डिग्री का तो फॉर्मूला नहीं, आप डी से डायरेक्ट मेजर कर, ठीक है। बट ये वाला आपको पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस दैट गिव्स यू द थीटा इन रेडियन। रेडियन एक यूनिट है, ठीक है। अब अगर मुझे इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, जैसे हमें पता ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसका और रेडियन का, इसका रेडियन और डिग्री का रिलेशन क्या है वो देखना, ठीक है। जैसे अगर मैंने पूरा सर्कल कंसीडर कर लिया कि पूरा सर्कल का एंगल कितना है, तो वो आपको पता है 360 डिग्री, राइट। तो 360 डिग्री इज द एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल, दैट विल बी इक्वल टू कितने रेडियंस, पूरे सर्कल का जो आर्क लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस, दैट मींस 2 पाई रेडियंस। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया रिलेशन बिटवीन देम। तो ये सब आप देख लेना, रीड कर लेना। यूनिटलेस है, यूनिटलेस एज इट इज अ रेशो, रेशो है तो यूनिटलेस है। ये तो हमने एक्स्ट्रा खुद से यूनिट दे दी ताकि हमें पता चल सके, इसको अलग कर सके बाकी क्वांटिटीज से, है ना। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सब यूनिट्स ऑफ एंगल, जैसे अगर मैंने कहा कि जो 1 डिग्री आपने कहा, डिग्री में, है ना, 1 डिग्री आपने कहा, उसके 60 हिस्से कर दो, दैट मींस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी गिविंग 1 सेकंड। 1 सेकंड है, उसके 60 हिस्से कर दो, दैट विल बी गिविंग यू 1 मिनट। दैट इज सॉरी 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 उल्टा कह दिया ना, ये 1 मिनट है, ये 1 सेकंड है, ठीक है। तो ये देखो, ये सर्कल 2 डिग्री था, इससे आपने 30 डिग्री का सेक्टर निकाला, फिर आपने उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड कर दिया 60 हिस्से में, फिर 60 को आपने और 60 हिस्से कर दिए। तो ये आपके कुछ रिलेशन है जो आपको पता होने चाहिए, याद रखने चाहिए, है ना। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सॉलिड एंगल आ गया, सीधे आपने जो एंगल तो पढ़ लिया नॉर्मल एंगल, बट सॉलिड एंगल ये देखो, ये बॉल है, इसका जो जो सरफेस एरिया, जैसे आप ऐसा मानो
ऐसा अज्यूम करो ये मेरा हाथ है, तो इसके सेंटर पे कौन टाइप सा बन रहा होगा ना, अगर मैं एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया लूँ, जैसे ये मैंने सर्कुलर एरिया ले लिया, तो इसके सेंटर पे कौन सा बन रहा है, इसको हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस, जो ये एरिया ये कौन बना रही है अपॉन दिस रेडियस, दैट विल बी दी स्टीरेडियन, इसको बोलते हैं स्टीरेडियन। ठीक है, तो सॉलिड एंगल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सॉलिड, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द पार्ट दैट सबटेंड एंगल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है ना, सॉरी, इट इज आल्सो द रेशियो, ये भी रेशियो, ये एरिया का यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, कहां गया, एरिया इन मीटर स्क्वायर एंड अपॉन रेडियस भी मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर आ जाएगा सिंपल। तो नंबर को एंगल से कैसे अलग करें, हमने एक यूनिट दे दी इसको सी रेडियन, एस टी आर जब इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक यूनिट दे दी सी रेडियन। नेक्स्ट चलिए, ये देखो वही फिगर आ गई जो मैंने आपको दिखाई अभी। अब कुछ और यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस की जो आपको याद ही रखनी है ना, कुछ इनके बारे में आपको ज्यादा याद ना भी हो तो टेंशन नहीं लेनी है ना, ऐसे ही है, फालतू का कुछ पूछते नहीं है इनसे। लाइट ईयर की यूनिट 9.5, मतलब 9.5 × 10⁻15। लाइट ईयर हम क्यों यूज करते हैं, ये देखो, व्हाट इज अ लाइट ईयर, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट अ यूनिट ऑफ, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना मीटर, ये मीटर की डिस्टेंस की यूनिट है, इट्स नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। ज्यादातर यही सोचते हैं ईयर है तो टाइम का होगा, नहीं। अ लाइट मिनट एंड लाइट सेकंड आर यूनिट्स रिलेटेड टू लाइट ईयर। लाइट मिनट का क्या मतलब है, कितना डिस्टेंस, लाइट मीटर, मिनट इतना है, सेकंड इतना है, ये आप देख लेना। मून 1.2 लाइट सेकंड्स अवे है फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये आप जानना चाहो जान सकते हो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सारी यूनिट्स कौन सी है जो हम स्पेस में यूज करते हैं, ये देखो, ये 1 AU दिखा दिया। फिर आती है पारसेक, 1 पारसेक, ये देख सकते हो 3.085 × 10⁻16 मीटर्स। नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर, इससे भी अच्छा मजा आ रहा है ऐसे लिखने से भी। टीवी खराब होगा तो बताएंगे ना घर वाले। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में काम आता है। मतलब क्या है मेरे कहने का, जैसे एक मिनट, ऑन है, हेलो, फील ऑन है, ठीक है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, मतलब जैसे अगर मैंने कहा आपको कन्वर्ट करनी है किसी यूनिट को दूसरे यूनिट में, जैसे मैंने कहा 1 मीटर को आपको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर आपको कोई और चीज कह दी कि आपको लेट्स से फोर्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है, दूसरी यूनिट में, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, N1 U1 इक्वल N2 U2 को यूज करके। देख रहे हो, देखना, जैसे 1 मीटर को अगर मैंने कहा कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है, 1, N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू M, N सॉरी N2 हमें निकालना है, हमने उसको मान लिया लेट से, ठीक है, एक मिनट वेट करना, पॉज करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स कंटिन्यू, दिख रहा है प्रॉपर, और मैंने कुछ काम भी था ना किसी को बाहर से, तो वो भी कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो 3:20 हो गए, हमारे पास 40 मिनट और है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, है ना, ये वाला हम यूज कर लेंगे। अब इसमें N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो मैं अभी मिटाई देता हूँ, बिकॉज हमें ये तो निकालना है कि यहाँ पे क्या नंबर रखूँ। N1 हमें पता है ना, देन U1 इज मीटर एंड U2 इज सेंटीमीटर। तो बस आपको N2 निकालना है, तो N2 विल बी इक्वल टू N1 U1 बाई U2, दैट मीन्स 1 मीटर बाई सेंटीमीटर, है ना। अब वैल्यू पुट कर लो, 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर, 100 से 100 कैंसिल, 100 विल बी दी N2, और ये उन्होंने पूछा था। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना होता है, कोई अजीब नहीं मानेगा कि हमें तो पता ही था पहले से ही, है ना। आई नो दिस वे इज नॉट गुड वे, बट स्टिल। फिर ये देखना, टेबल टू बी लर्न, आपको टेबल याद होना चाहिए, ये टेबल याद होना चाहिए। इसी को पावर हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, दैट आर पॉजिटिव पार्ट्स, और जो नीचे की तरफ लिखा है वो है नेगेटिव पार्ट्स। ठीक है, जैसे ये तो आपको पता होगा ना, किलो, हेका, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, है ना। किंग हैरी डाइड, मदर डज नॉट क्राई, यहाँ पे एच भी आएगा, ठीक है ना। ये सबको बेसिक पता होता है। मेन जो है मेगा का पता होना चाहिए, गीगा, टेरा, पेटा, पेटा तक याद रख लो, ऊपर तक इतना कोई पूछा नहीं। माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, फेम्टो याद रखना है, फेम्टो मीन्स फर्मी, लिख लेना अपने पास, फर्मी, फेम्टो मीन्स फर्मी। यार मेरे को ना ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है इतना, है ना। ठीक है, और यहाँ पे पावर जो है ये नेगेटिव पावर्स होंगी, 10⁻15, 10⁻12, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लेना और एक बार देख लेना इनको। ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ से आपका मेन चैप्टर जो है, मेन के चैप्टर का क्रक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। डायमेंशंस क्या होती हैं, देखना, डायमेंशंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दे आर द पावर टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी, अ बेस क्वांटिटी, याद रखना, बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये टेबल अच्छे से दिख रहा है ना। यस, इट इज प्रॉपर्ली विजिबल, कोई ये नहीं कहेगा कि नॉट विजिबल, है ना।
ब्राइटनेस बड़ी ज़्यादा है या ये सब नहीं, ये बकवास नहीं चलेगी। ठीक है, तो इनके लिए हमने कई सारे डायमेंशन सेट कर रखे हैं। जैसे लेंथ के लिए हमने सेट किया हुआ है एल, ठीक है, जैसे एल है फॉर लेंथ। ठीक है, तो अगर मैंने कहा आपको एरिया का डायमेंशन निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट गिव्स यू एरिया ना। जैसे अगर मैंने कहा स्क्वायर का एरिया निकालो, दैट विल बी एल इंटू एल, या साइड के, तो साइड को तो हम लेंथ के, लेंथ ही है ना, साइड भी एक, तो एल का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, एल स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हो गया, टाइम के लिए हम यूज करते हैं टी, ठीक है, मास के लिए यूज करते हैं एम। हम मेजरली यही तीन यूज करेंगे फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, बट बाकी भी आपको आते हैं। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट आई यूज करते हो या ए यूज करते हो, आई स्लैश ए कोई भी यूज कर सकते हो। टेम्परेचर के लिए थीटा, टेम्परेचर के लिए थीटा भी यूज कर सकते हो, केल्विन भी यूज कर सकते हो, के भी यूज कर सकते हो, थीटा या के। ये हट क्यों गया, हाँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जे यूज होता है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन। ये दोनों हम कभी भी यूज नहीं करते, आज तक तो मैंने कभी भी नहीं देखे यूज होते। अब ये देखना, अब आपको इनके डायमेंशन निकालने, क्या आपको ये सारा प्रॉपर्ली विजिबल है, नहीं तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ अभी भी, इफ इट इज नॉट विजिबल प्रॉपर टू यू। एक मिनट, सब विजिबल है, लास्ट वाला नहीं विजिबल थोड़ा सा अच्छे से, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर। एक मिनट वेट करो। कैसे करते हैं, स्टाइल में, अब आपको ये भी विजिबल होगा, ये वाला भी चेंज कर देते हैं, ब्लू कर लो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखना, थोड़ी सी दिक्कत हम जो है बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, सबका सेम ही डायमेंशन है, जो एक डब्बे में वो सेम है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। यूनिट से आप देखना, एक मिनट, यूनिट से देखना। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है, तो यहाँ पे आया एल, सिंपल, एल इनकी डायमेंशन है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो सारी है तो स्पीड ही ना, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, टर्मिनल स्पीड हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, आपने पढ़ना है फ्लूइड्स वाले चैप्टर में। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो पता ही है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ग्रेविटेशन से आएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी यहाँ पे, है ना, इंस्टेंटेनियस, ये सारी है तो वेलोसिटीज ही। तो वेलोसिटीज को हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में लिखते हैं ना। मीटर मींस डिस्टेंस, यानी एल लेंथ, पर सेकंड मींस टाइम, तो एल बाय टी, दैट मींस एल टी माइनस 1। नेक्स्ट, acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration, acceleration due to gravity, when there means small g, small g की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन सबका क्या होना चाहिए, l by t स्क्वायर, दैट मींस l t माइनस 2। याद रखनी है ना, ये याद रख लो कि ये सारी क्वांटिटीज की सेम है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, mv स्क्वायर बाय r। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ये उनकी डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट, मोमेंटम एंड इम्पल्स, देखना आपको ये रिलेशन आया होप तो पता होगा, दैट dp f इज इक्वल टू dp बाय dt, है ना, ये पता है सबको, अगर नहीं पता तो ये अभी के लिए आप ऐसे देख लो, है ना, ये तो याद रख लो सिंपल, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो f dt दैट गिव्स यू dp, यानी कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इसकी यूनिट भी मोमेंटम के बराबर ही होती है, और इसी को हम इम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स को हम कैसे कह सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन से तो कोई हमने न्यूटन को तो पढ़ा नहीं ना। फोर्स को आप कैसे लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस मास यानी केजी, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमें टाइम से भी मल्टीप्लाई करना था, तो सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर नीचे की हट जाएगी, तो ये आएगा केजी मीटर पर सेकंड, दैट मींस केजी इज फॉर मास, तो एम मीटर में फॉर लेंथ, एंड सेकंड टाइम इनवर्स में आएगा बिकॉज वो नीचे है, तो ml t माइनस 1। देन ये सारे देखो, फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक, रेडिएशनल फोर्स, थ्रस्ट, थ्रस्ट भी फोर्स होता है, टेंशन भी फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वेट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे फोर्स हैं, और फोर्स का आपको याद ही रख लेना है ml t माइनस 1। सॉरी उल्टा लिख दिया, mlt माइनस 2 कैसे आया देखना। फोर्स का मैं आपको अभी बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का मींस केजी, एक्सेलरेशन मीन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी की जगह हम यूज करते हैं m, लेंथ है मीटर, l एंड t माइनस 2, बिकॉज सेकंड स्क्वायर जो है वो नीचे है, तो t माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी से लिए, तो आप बस एक फॉर्मूला याद रखो, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी है, सारी क्या एनर्जीज है। मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी एनर्जी होती है, टॉर्क ये एनर्जी तो नहीं होती, बट इट इज जस्ट लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कपल, स्ट्रेन एनर्जी, ये सारी हैं तो एनर्जी ना, देखो एनर्जी एनर्जी एनर्जी, वर्क एनर्जी, वर्क और एनर्जी तो सेम ही होती है, इक्वल होते हैं ना। तो इनका फॉर्मूला क्या आता है,
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप एक मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मींस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस ml 2t - 2। जो आपको याद रखने हैं वो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, इनसे आप बाकी बना सकते हो। जैसे मोमेंटम का हमने फोर्स से डिराइव किया, ठीक है। देन प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इन सब का क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का सेम है, इन सब का सेम है, ठीक है। प्रेशर दैट मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मींस केजी, या फोर्स का क्या था ml t - 2 पर यूनिट एरिया। ये क्या हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, है ना। एरिया का भी आपने निकाला ना पीछे, देखो एल स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, ये निकाला हमने एरिया का एल स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको आप क्या करोगे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट मींस दैट विल गिव यू ml - 1 t - 2। दिस इज फॉर प्रेशर, दिस इज फॉर प्रेशर। नेक्स्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट, जहां पर भी ग्रेडियंट टर्म आ रहा है ना, जैसे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, इनमें आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय लेंथ करना है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आप खुद ही डिराइव करोगे। टाइम RC L/R रूट LC, इन सबका होता है T के बराबर। याद रखो कैसे, आपको पता कब चलेगा, जब आप एसी चैप्टर पढ़ेंगे ना, एसी चैप्टर, तब आपको पता चलेगा इनके बारे में कि टाइम का, इधर टाइम को तो पता ही ना, टाइम T, R मल्टीप्लाई बाय C, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, L क्या होती है, इंडक्टेंस होती है, ठीक है। L डिवाइडेड बाय R रूट LC। जिसने नहीं पढ़ा एसी उनके लिए याद रख लो, ठीक है। जिसने पढ़ा हुआ है वो ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं तो रखो, नहीं तो जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज परमिटिविटी, एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, तो इनका कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा ना, उसी तरह से है ये। तो एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो निकाल लो, कैसे निकालोगे, है ना। एप्सिलॉन नॉट को उस साइड भेज दो, फोर्स को इस साइड ले आओ। तो Q1 Q2, चार्ज का कैसे निकालोगे, चार्ज तो एक वो क्वांटिटी नहीं है ना जो आपके पास कैसी होती है, बेस क्वांटिटी। चार्ज को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे आपने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, अपने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है, बट चार्ज को कैसे लिख सकते हो, IT लिख सकते हो, I इंटू टी, दैट मीन्स Q1 को आप लिख सकते हो 80 बिकॉज एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और Q2 को भी ये लिखोगे तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। 4 पाई डायमेंशनलेस होती है क्योंकि कोई यूनिट नहीं है ना। एप्सिलॉन नॉट उसका निकालना है, डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर। फोर्स से डिवाइड करोगे दैट मींस ml t - 2 से डिवाइड कर रहे हो, और रेडियस का स्क्वायर है दैट मींस L2 है। तो इसको आप लिखो a स्क्वायर L की -3 m की -1 एंड t की 4। ये आपके पास आ जाएगा किसका, परमिटिविटी का, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। मैंने कहा है अभी यार, आपको याद नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रख लो बस, ठीक है। फॉर्मूला में भी देखो 1/4 पाई नहीं याद रखना तो ऐसे रहने दो, ठीक है। देन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का कैसे याद रखोगे, अब यार इतना चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। 1 बाय, देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट परमिएबिलिटी, तो ये आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में से, या आप इसको ऐसे मत याद रखो, इसको आप ऐसे याद रखो, C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 1 बाय, इस रिलेशन से याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट इज 1 बाय म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एप्सिलॉन नॉट का तो पता है, एप्सिलॉन नॉट का तो अभी आपने निकाला, तो आप म्यू नॉट का निकाल सकते हो क्या, ये आपको होमवर्क में है, दिस इज फॉर योर एज अ होमवर्क, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड से भी निकाल सकते हो, बट फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी देखना पड़ेगा क्या है ना, तो उससे अच्छा आप ऐसे ही कर लो। ये देखो एप्सिलॉन नॉट का मैंने आपको बता दिया, Q स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, वही जो मैंने आपको बताया ना। बस यहाँ पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई चाहे आप याद ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई तो डायमेंशन लेस है, हमें तो डायमेंशन निकालनी है सिर्फ, यूनिट से नहीं हमें मतलब। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, तो इसका भी आप निकाल सकते हो सिमिलरली, ये भी आपका होमवर्क है, चलो मैं ये निकाल देता हूँ। एनर्जी का भी हमने क्या निकाला पीछे, ml2 t - 2, और टेम्परेचर का है K, तो K-1 आ जाएगा, या θ-1 निकले, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट से पता चल गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मींस mt - 2, ठीक है। स्ट्रेन, पॉइजन रिएक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सब यूनिटलेस हैं, ये सारी ही यूनिटलेस है। यूनिटलेस मींस ये डायमेंशनलेस भी हैं, हर एक यूनिटलेस क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है।
कोई भी यूनिटलेस क्वांटिटी निकालो उसकी डायमेंशन नहीं होती, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट ये क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले तो जो यूनिटलेस क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन नहीं होती है ना, या ये कांस्टेंट्स को कंसीडर नहीं करता, तो पहले तो वही आना चाहिए कांस्टेंट वाला। देखो कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते इससे, ठीक है। इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट बोथ द क्वांटिटीज हैव सेम और इक्वल फॉर्मूला, राइट। पता ही है, देखो कोई भी उठा लो, अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स उठा रहे हो या आप ग्रेविटेशनल फोर्स उठा रहे हो, जरूरी थोड़ी इन दोनों का फॉर्मूला सेम हो, नहीं, फॉर्मूला इज डिफरेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, mgh, तो कुछ और ही बोल दिया मैंने, mg ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एंड अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल, दैट मींस mv स्क्वायर बाय r। फॉर्मूला अलग अलग है देखो, बट डायमेंशन तो सेम है ना, है तो फोर्स ही। एंड नेक्स्ट, वी कैनॉट एक्सप्रेस अ रिलेशन यूजिंग एनालिसिस ऑफ डायमेंशन। लॉगरिथम को, एक्सपोनेंशियल को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री को हम इतना नहीं इस पे यूज कर सकते, बिकॉज उनके कोई डायमेंशन नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, रेशोज ही तो है, तो यहाँ पे रेशो आ गई, वहाँ पे यूनिट नहीं होगी, कोई भी यूनिट नहीं है, दैट मीन्स वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला कैन नॉट बी चेक्ड, करेक्ट हो जरूरी नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। नाउ एक्सपोनेंट पावर ऑफ अ बेस, एक्सपोनेंट मैंने आपको दिखाया हुआ है क्या होता है, इसलिए हमने लॉगरिथम वाले उसमें करा था ना एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है ना, एक्सपोनेंट मींस जो पावर है बेस की, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4, तो 4 है एक्सपोनेंट ऑन द बेस 2, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर कैन नेवर बी ए क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स ऑलवेज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। e इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ e, जो मैंने आपको बताया 2.303 वाला, है ना वो। लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो आप ये देख सकते हो, अगर मैंने लिखा 4 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, नंबर है 16 और बेस क्या है 4, तो log 4 नंबर 16 इज इक्वल टू 2, ये आएगा देखो, log 4 नंबर 16 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमने पहले से करा हुआ है लॉगरिथम वाले लेक्चर में। नेक्स्ट, कांस्टेंट्स, सारे कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस नहीं होते, कुछ कांस्टेंट्स ऐसे जिनकी डायमेंशन होगी, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन होती है, देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। माना कि ये सारे डायमेंशनलेस हैं, 1 2 3 रेशो, ये सारे डायमेंशनलेस हैं, पर डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी होते हैं, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हमने पीछे देखा, ये देखो, देखो ये सारे जो हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ये देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट रहा, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन है, ठीक है ना। कहाँ गया, तो दीज आर डायमेंशनलेस नहीं है, ये डायमेंशन फुल है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी हमने देखा, एनर्जी पर यूनिट टेंपरेचर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बड़ी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ड्यूरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन द फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। मतलब क्या आप टाइम में मास ऐड कर सकते हो, बताओ, हेलो, टाइम में मास ऐड कर सकते हो। मैंने बोला कि 2 सेकंड है आपके पास, 2 सेकंड है आपके पास, 4 किलो आटा है ना, तो आप क्या कहोगे, अरे 6 किलो आटा हो गया, नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, या 6 सेकंड हो गया आपके पास, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप सेम ही क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो भी सेम होगा। मतलब अगर मैंने लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ए बी सी तीनों की यूनिट्स और डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। अगर मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स इन तीनों की ही डायमेंशन अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है। सेम होने के चांसेस बड़े कम है, ठीक है। देखो ए हो गया, मान लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स यू वर्क डन, राइट। तो ये वर्क डन का अलग डायमेंशन होता है, फोर्स का अलग डायमेंशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का अलग डायमेंशन होता है, यू नो दिस थिंग। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, ये देखना इनमें से कौन सा पॉसिबल है परफॉर्म करना। इफ बी ए बी सी आर 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मींस डायमेंशन अलग अलग होनी चाहिए। Which of the following is, how many of the following are possible to perform, हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को तो हम जैसे मर्जी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कैसा क्वेश्चन हुआ। अच्छा सॉरी, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए ना, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते। अच्छा ये देखो, यहाँ पे देखना, 7th पॉइंट देखना, 7th पॉइंट को ध्यान से समझना है। ए प्लस बी सी, क्या ये हो सकता है, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल पूछा उन्होंने, पॉसिबिलिटी जैसे मर्जी देखो। हाँ हो सकता है, क्या पता बी और सी को मल्टीप्लाई करके हमें एक ही डायमेंशन मिल रही हो, है ना, ऐसे हो सकता है ना। ये है 5 न्यूटन प्लस 1 मीटर, अरे पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 kg, तो ये भी न्यूटन ही बन जाएगा बाद में, है ना। ये 2 न्यूटन बन गया, ये 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, ठीक है। तो हाँ ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, ये भी इसी तरह से पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। जो नॉन कौन कौन से पॉसिबल हुए फिर,
सिर्फ ये 1 2 नहीं हुआ, बाकी 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, बिकॉज AC की यूनिट क्या पता BA के बराबर हो, या AB की यूनिट क्या पता BC के बराबर हो जाए, है ना। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल नहीं है 10 में से, तो आंसर होना चाहिए 8। नेक्स्ट ये देखना, जेई 2006 का क्वेश्चन, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस वेयर ABC आर कांस्टेंट्स, द यूनिट्स ऑफ ABC आपको निकालनी है ना। ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह भी होंगे, बट मैं बिना ऑप्शंस के लेके आऊंगा। देखो वेलोसिटी का है आपको दिया हुआ t के साथ, ठीक है, तो आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू AT प्लस b बाई टी प्लस सी अपॉन b बाई प्लस b बाई टी प्लस सी। मेरे ख्याल से यही है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो टाइम के साथ आप किसको जोड़ सकते हो, टाइम को जोड़ सकते हो, तो सी की तो यूनिट टाइम वाली होनी चाहिए, यानी सी की यूनिट क्या होगी, सेकंड ही होगी, ठीक है। देन डिवाइड तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखना, मैंने आपको बताया था ना दैट a इज इक्वल टू b प्लस सी में अगर मैंने लिखा तो b c a तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि v की यूनिट at के बराबर भी होनी चाहिए और b प्लस b बाई सी प्लस t के बराबर भी होनी चाहिए। तो v और at की यूनिट बराबर है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई t की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, बिकॉज आपको उन्होंने कहा ना वेलोसिटी है, तो a इंटू टी इज मीटर पर सेकंड, एंड t क्या है, t दिया हुआ है टाइम, टाइम t है ना, t को आप सेकंड लिख सकते हो, तो सेकंड नीचे ले आए होंगे, तो a की क्या हो जाएगी m बाई एस स्क्वायर, तो a की है m बाई एस स्क्वायर। अब आपको ये निकालनी है b बाई टी प्लस सी की, तो b बाई टी प्लस सी की भी v के बराबर ही होगी ना। अच्छा t प्लस सी, t प्लस सी, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो टाइम और टाइम को जोड़ के आपको टाइम ही मिलेगा, है ना। तो नीचे टाइम की यूनिट होगी, तो नीचे मैंने लिख दिया सेकंड, दैट इज इक्वल टू v, तो v इंटू एस, दैट मीन्स v की क्या होगी, v इंटू एस। अब v की क्या होती है, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो ये आपके पास b की यूनिट क्या आ गई, मीटर आ गई। चेक करो क्या ये आपका आंसर मैच हुए, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशंस आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, देखना। वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम, जैसे हमने अभी करा, हम यूनिट निकाल सकते हैं, किसी और सिस्टम में अगर हमें जाना हो तो वो कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी टू अदर सिस्टम, वी कैन चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस का वही अभी आपको जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया, ये सही होना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए उसमें, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन द अदर, ये हम करके देखेंगे थ्रू क्वेश्चंस ओनली, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं क्या, ओए क्वेश्चंस कहां गए, अच्छा मेरे ख्याल से इनके क्वेश्चंस हम एंड में करेंगे, है ना, क्वेश्चंस मैं एंड में लेके आया हूँ। अभी 3:39 हो गए, 20 मिनट और हैं, पहले हम ये कर लेते हैं, एरर्स वगैरह और एक्यूरेसी प्रिसिजन, है ना। द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू, मतलब करेक्ट वैल्यू, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, कि असल में जो वैल्यू है और जो इंस्ट्रूमेंट ने मेजर करी उनमें कोई बड़ा ज्यादा फर्क ना हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। बट प्रिसिजन का क्या मतलब है, देखना, क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसिजन। जैसे हमने पहली बार मेजर किया तो भी सेम ही आ रहा है, दूसरी बार मेजर किया तो भी, तो हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिसिजन। जैसे 3/2 kg ईच टाइम हमें मिल रहा है, दैट इज प्रिसिजन, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो देखना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन डिजिट नंबर्स सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो कितने नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें। नेक्स्ट ऑल जीरोस, सारे जीरोस जो कि पहले आ रहे हो, देखना कि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट है ना। जैसे मैंने कहा 2002, कितने सिग्निफिकेंट नंबर, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, बिकॉज जो जीरो है वो इनके बीच में बंधे हुए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट में ही गिने जाएंगे। सिग्निफिकेंट मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हो ना, तो वो ऐसी आप ऐसा मानो एक टॉपिक है, माना आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो जैसे ये है, तो ये 108 का जो बीच का जीरो है, ये 1 और 8 के बीच में बंधा हुआ है, तो ये आपका कैलकुलेट होगा, तो 1 2 3, और ये भी दो डिजिट के बीच में है, 4 5 6 7, तो 7 होना चाहिए, 7 significant digits. All zeros that are on the right of the decimal point are also to the left, and also to the left of a non-zero digit is never significant. मतलब समझना, जैसे अगर मैंने लिखा 0008, ये था आपके पास नॉन जीरो, इसके लेफ्ट पे क्या है, जीरोस है, दैट मींस दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, देखो, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 तीन ही सिग्निफिकेंट जीरो है, ठीक है। राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ये सारे देखो, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट, बट अगर ये डेसिमल के बाद है और डेसिमल के पहले कोई जीरो ना हो, डेसिमल के पहले कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 20.00, तो ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिने जाएंगे, मतलब डेसिमल के बाद वाले जीरो आप तब तो गिनोगे ना जब आपके पीछे कोई नंबर है तो गिनते हो।
All zeros that are on the right of decimal point are significant only if a non-zero number is towards the left. जैसे इसमें 4 है. All the zeros that are on the right of the last non-zero digit, जैसे ये है, इनके बाद जितने भी zeros हैं वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. कहाँ गया? अच्छा सॉरी ऑन द राइट आर सिग्निफिकेंट. ये सिग्निफिकेंट होंगे ना, ये वाले सिग्निफिकेंट है, पीछे वाले नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. इसमें कितने होंगे? ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये डेसिमल के स्टार्टिंग वाले 0 नहीं गिने जाएंगे. ये वाला 0 नहीं गिना जाएगा. 1 2 3 4 5 5 होने चाहिए. देखो 5 ही है. All the zeros to the right of last non-zero digit are significant if they come from a measurement. मतलब अगर पीछे यूनिट है तो आप उसको गिनेंगे. यूनिट लगी हुई तो आप सारे जीरो गिनेंगे. जैसे ये 1090 है. अगर मैंने सिंपल आपको कहा होता 1090 तो इसमें कितने हैं? सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट है. क्यों? बिकॉज इसमें कौन सा रूल यूज हुआ? कहाँ पे है वो रूल? हेलो, रूल कहाँ है वो? दिख नहीं रहा यहाँ पे. आगे वाले पेज में ना हो कहीं. ठीक है, जैसे 1090 मीटर लिख दिया अगर मैंने इसको, तो मीटर लिखा है तो 4 गिने जाएंगे. ये चारों गिने जाएंगे नहीं तो 3. ठीक है, अगर यूनिट ना लिखी हो. नेक्स्ट ये देखो, राउंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स. हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अ नंबर इज राउंडेड ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बाय लीविंग वन और मोर डिजिट्स फ्रॉम द राइट. व्हेन द फर्स्ट डिजिट इज लेफ्ट इज लेस देन 5, लास्ट डिजिट हेल्ड शुड रिमेन कांस्टेंट. द फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, लास्ट डिजिट इज राउंडेड अप. मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो सेम रहनी चाहिए. नंबर जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन. आगे देखेंगे आप रूल्स. ठीक है, तो ये सब हम अभी के लिए स्किप करते हैं. आगे पहले रूल्स पढ़ लेते हैं. देखो, first we have to check up to the digit to which digit rounding off should be performed. If the number after rounding off digit is less than 5, then we have to exclude all the numbers present on the right side. मतलब अगर मैंने कहा है 1 3 5 6 4 0 8 4, ये है. आपको इसको राउंड ऑफ करना है अप टू कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स राउंड ऑफ करो. 4 डिजिट्स तक करोगे तो यहां तक करोगे ना, सिर्फ यही 4 डिजिट्स रखोगे, बाकी सारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. बट अब आप इसको रूल देखना कैसे समझोगे. देखो, अगर जहां तक आप राउंड कर रहे हो, यहाँ 6 तक राउंड कर रहे हो ना, यहाँ पे 5 4 तक, तो यहाँ पे इसको आपको देखना है. तो 1 3 5 6 आ गया. अब इसके अगला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो आप कुछ और रूल फॉलो करोगे, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट 0 कर दोगे. यही आपके पास आंसर आ जाएगा. ऑफ कोर्स 0 0 0 0 लगाओगे. सिग्निफिकेंट नंबर अब कितने हो गए? 4 हो गए. पहले सिग्निफिकेंट डिजिट कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8. पहले सिग्निफिकेंट डिजिट से 8. ठीक है. बट इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द राउंड ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, मतलब अगर मैंने इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता तो मैं यहां तक देखूंगा. अगला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा? इसमें एक डिजिट ऐड कर दूंगा. मतलब 1 3 6 बाकी 0 0 0 बना दूंगा. 1 3 6 0 0 0 0. तो अब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है. ठीक है. नेक्स्ट ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया. फर्स्ट डिजिट, अच्छा नहीं, a number is rounded off to the required number of significant digits by leaving one or more digits from the right. ये तो आपको पता है. when the first digit in left is less than 5, फर्स्ट डिजिट अगर लेफ्ट वाली 5 से कम है, लास्ट डिजिट हेल्ड शुड रिमेन कांस्टेंट. और ये छोड़ दो, इतना माथा पीछी नहीं करनी हमने. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखना. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में द रूल इज टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच नंबर being multiplied or divided and then limit the significant figures in the answer to the lowest number, lowest count. मतलब अगर मैंने कहा 203 को मल्टीप्लाई करो आप 1030 से, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3. और इसमें कितने हैं? 4. इसमें भी 3 है ना, यहाँ पे 5 ले लो, है ना. तो अब कितने हो गए? 5 डिजिट्स हो गए इसमें, है ना. तो जो आंसर आना चाहिए वो आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ करना हमने पहले ही सीख लिया. ठीक है. नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे? रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द लास्ट कॉमन डिजिट अकरिंग फर्देस्ट टू द राइट इन द ऑल कंपोनेंट्स. देखना, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द लास्ट कॉमन डिजिट, जो भी कॉमन डिजिट आ रही होगी लास्ट में, अकरिंग फर्देस्ट टू द राइट इन ऑल कंपोनेंट्स. Another way to state this rule is as follows. In addition and subtraction, the result is rounded off so that it has the same number of digits as the measurement having the fewest decimal places. Decimal places आपको सेम रखने हैं. जो सबसे छोटे decimal places हैं वो रखना है, जिसमें उसमें है ना. काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट काउंट करो, है ना. तो डेसिमल प्लेसेस का आपको रूल से याद रखना है. डेसिमल प्लेसेस लोएस्ट वाले हैं वो आपको देखने हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट,
एरर्स के बारे में बात करते हैं तो एरर्स कई तरह के हो सकते हैं। एरर क्या क्या मतलब कि कोई गलती होगी जिससे हमारा रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है। ग्रॉस एरर हो सकता है, रैंडम एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ग्रॉस एरर का क्या मतलब है? दिस कैटेगरी बेसिकली टेक्स इनटू अकाउंट ह्यूमन ओवरसाइट एंड अदर मिस्टेक्स व्हाइल रीडिंग, रिकॉर्डिंग। हमारी कोई गलती होगी। मोस्ट कॉमन ह्यूमन एरर इन मेजरमेंट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ मेजरमेंट एरर्स। द पर्सन टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम अ मीटर टू बी इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से इंस्ट्रूमेंट कह रहा है 23, उसने ले लिया 28, दैट इज ग्रॉस एरर। ठीक है, इट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग टू सुटेबल मेजर्स। एंड क्या क्या वो मेजर्स हैं देखो, प्रॉपर केयर लेनी चाहिए हमें, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमें बढ़ा देने चाहिए। कभी ना कभी तो सही आएगा ना, कभी ना कभी तो बंदा सही दिखेगा। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स में क्या है? इरेगुलरी, इरेगुलर हो रहे हैं, कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते। ठीक है, दे कैन अराइज ड्यू टू रैंडम अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, जैसे अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, वोल्टेज अचानक से बढ़ गई, उसके कारण रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ गई। इससे भी वही अवॉइड करने के लिए आप कई सारी रीडिंग्स लो के आपको पता चल जाएगा। सिस्टमैटिक एरर्स को हम डिवाइड करते हैं एनवायरमेंटल में, ऑब्जर्वेशनल में या इंस्ट्रूमेंटल में। एनवायरमेंटल वही हो गया, देखना वही है कि टेम्परेचर वगैरह चेंज हुआ मान लो, है ना, उसके कारण। ऑब्जर्वेशनल में हमने कोई गलती कर ली, लैब हमारे पास कुछ प्रॉपर सेटिंग नहीं है apparatus की, या इंस्ट्रूमेंटल में, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी गलती है ना। आपने देखा होगा अगर आप लैब में गए हो, गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज वोल्ट मीटर में हम कभी कभी स्क्रू से पीछे करना पड़ता है, आगे करना पड़ता है। आप तो अभी 11th में हो, अगर आप 11th के लिए देख रहे हो, दैट मीन स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर को आपने देखा, उसमें भी एरर होता है। वो हम आज के वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो हम अलग से करेंगे। एब्सोल्यूट एरर देखना, कहाँ गया, फिर ऊपर हट गया। Absolute error in the measurement of physical quantity is the magnitude of difference between the true value and measured value। जैसे मैंने क्या कहा कि जो आंसर था वो 2 था, बट मैंने जो मेजर किया, टाइट्रेशन आपने पढ़ लिया ना, मान लो टाइट्रेशन जो तो 11th में भी होती है, 12th में भी होती है ना। आपने टाइट्रेशन करी, जब आपका वॉल्यूम आया टाइट्रेशन के बाद, दैट इज लेट्स से 2.4 मिलीलीटर आना चाहिए था, बट आपके पास आया 2.2 मिलीलीटर, तो एरर कितना है? प्लस माइनस 2 मिलीलीटर का, कि 2 ज्यादा भी आ सकता है, 2 कम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स, आपने उसको बहुत बार, है ना, मेजर कर लिया। अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द क्वांटिटीज ये है। फॉर द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यू डेल्टा अल्फा 1, दैट मींस मतलब कितना एरर है, कितना चेंज है, दैट विल बी अल्फा माइनस अल्फा 1। जहां पे अल्फा 1 क्या है जो आपने मेजर करी है, अल्फा क्या है? एक्चुअल वैल्यू, अल्फा इज द एक्चुअल वैल्यू। अल्फा 2 भी ऐसी है, डेल्टा अल्फा 2। तो इन सबका भी आप ऐड करते हो, इनको भी, एरर्स को। ठीक है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट वही जो मैंने आपको बताया, अल्फा प्लस माइनस बीटा। यहाँ पे बीटा क्या है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, कि कितना ज्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालोगे वो हमने आपको दिखाया तो है। या पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो, डेल्टा 1 डेल्टा 2, है ना, एन रीडिंग्स का जो आपके एरर आया वो निकालो, फिर इनको ऐड कर देना, डिवाइड कर देना एन से, आपको क्या मिल जाएगा? बीटा मिल जाएगा, जो कि हमने आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस बीटा के फॉर्म में। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का क्या मतलब है देखना। जैसे अगर मैंने लिखा दैट अल्फा में जो एरर है दैट इज डेल्टा अल्फा, है ना, अल्फा जो मैं कैलकुलेट कर रहा था तो एरर आ रहा है डेल्टा अल्फा। ठीक है, या इसको हम कैसे कह सकते हैं देखना, रिलेटिव एरर का क्या मतलब है? कितना एरर हुआ एज कंपेयर टू ओरिजिनल क्वांटिटी, है ना। अगर मैंने कहा कि ओरिजिनल क्वांटिटी का जो एरर है, एक मिनट यार, थोड़ी सी आपको आवाज ना आ रही हो, आई डोंट नो, ड्रिल हो रहा है कुछ, देयर माइट बी सम ड्रिलिंग। अब आवाज बंद हो गई है। ठीक है, देखो, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड, कि असल में कितनी थी और एरर कितना आया। एरर पर यूनिट असली क्वांटिटी, जिसको आप कह सकते हो डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा, दैट मींस अल्फा एक्चुअल माइनस अल्फा नॉट जो आपने मेजर करी अपॉन अल्फा। इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है, आपके पास फ्रैक्शनल एरर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, दैट विल बी गिविंग यू परसेंटेज एरर। ठीक है ना, दैट इज हियर। नेक्स्ट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले एरर हमेशा ऐड ही होंगे, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, देखो, ए था, ए प्लस अल्फा ए प्लस डेल्टा ए, बी बी प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आप जो सम है इनका ए प्लस बी, तो उनमें एरर्स कैसे लिखोगे? ए प्लस बी, ए प्लस बी तो वैसे ही प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो एरर ये है अब जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये एरर है, ये सारे एरर्स का। सिमिलरली अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का रूल है तो कैसे करोगे? सबसे पहले अगर हमने देखा डिफरेंस, डिफरेंस में भी वही है, यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, प्रोडक्ट या डिवीजन में कैसे करोगे? जैसे डेल्टा ए था, डेल्टा बी था, एब्सोल्यूट एरर था ए बी में, है ना, हमने प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट में एरर कैसे आएगा देखा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू ये आप, है ना, इसको कैलकुलेट वगैरह करके आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपको मेनली याद रखना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन होने की संभावना है। एरर इन द पावर ऑफ कैलकुलेशन, अगर पावर में एरर है, ठीक है, जैसे a की पावर b है, b की पावर q है, डिवाइडेड बाय c की पावर r है, आपको निकालना है इसका मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो वो कैसे निकालोगे? डेल्टा फ्रैक्शनल एरर मींस डेल्टा z बाय z, दैट विल बी गिवन टू यू बाय डेल्टा a बाय a। p जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना, यानी p टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस b टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस c टाइम्स डेल्टा c बाय c, जो भी उसकी पावर थी, है ना। तो ये देखो परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, दैट्स इट। विद दिस हमने एरर्स वगैरह भी कर लिए। अभी क्वेश्चन देखो, है ना, कितना टाइम 352 हुए, तो क्वेश्चंस कितने हैं मेरे पास? क्वेश्चंस तो मैं लेके आया हूँ 6-7 क्वेश्चंस हैं, अभी कर लो इनको आराम से। इसी में देखो कितने सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको उन्होंने कहा ये आपके पास एक इक्वेशन है, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, p प्लस a बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v बाय b इज इक्वल टू RT, वेयर p इज प्रेशर, v इज मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ही है, ठीक है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो आपको बताना है डायमेंशंस ऑफ A, डायमेंशंस ऑफ B, ठीक है। तो बताओ A का डायमेंशन आपको बताना है। सबसे पहले A क्या है यहाँ पे, तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर। अब देखो A बाई वी स्क्वायर और P ऐड हो रहे हैं, दैट मींस प्रेशर का और A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस ml माइनस 1 T माइनस 2, ये आएगा प्रेशर का। दैट शुड बी इक्वल टू A अपॉन वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब, है ना, वॉल्यूम का L क्यूब होगा, बिकॉज वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही L में आएंगे तो L क्यूब हो जाएगा। अब L क्यूब की पावर 2 है, तो यहाँ पे L की पावर 6 आनी चाहिए, इसको उस साइड ले जाओगे, दैट विल गिव यू ml5 T माइनस 2 होना चाहिए। चेक करो, ये रहा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट B की डायमेंशन आपको बोलिए। अब देखो B कहाँ पे है, V माइनस B में, तो B की और वॉल्यूम की सेम होनी चाहिए, मींस L क्यूब। देखो नेक्स्ट, देखो ना यहाँ पे V माइनस B कब पॉसिबल है, जब दोनों की सेम ही होगी। What of the following, which of the following does not have the same dimension as that of RT? अब यहाँ पे RT का जो है अलग चीज है, देखो किसकी सेम नहीं है। सबसे पहले अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, दैट विल बी गिविंग मी PV माइनस PB प्लस A बाई V माइनस AB बाई V स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू RT। तो इन सबकी जो है RT के बराबर होनी चाहिए, PV की भी RT के बराबर होनी चाहिए, इसकी है बराबर, PB की भी RT के बराबर होनी चाहिए, A बाई वी स्क्वायर की नहीं, A बाई वी की RT के बराबर होनी चाहिए, और AB बाई वी स्क्वायर की RT के बराबर होनी चाहिए। तो इन तीनों की RT के बराबर है, जबकि A बाई वी स्क्वायर की नहीं है, A बाई वी की RT के बराबर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ AB बाई RT इज, देखो आपको मैंने क्या बताया, दैट AB बाई वी स्क्वायर का RT के बराबर डायमेंशन है। अब उन्होंने पूछ लिया AB बाई RT का बताओ, तो दैट विल बी वी स्क्वायर, है ना, RT को नीचे ले आए, वी स्क्वायर को उस साइड ले गए, तो वी स्क्वायर मींस L की पावर 6 होनी चाहिए, है। एक मिनट, ये क्या है, ए बी बाई आर टी, नन ऑफ दीज ना, तो एल की पावर 6 आनी चाहिए ना, नन ऑफ दीज। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम चल रहे हैं आगे की कहानी देखने, तो इन द अबव प्रॉब्लम द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आर टी इज सेम दैट, आर टी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पीवी, पीवी का, है ना। तो देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इज ml माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन वॉल्यूम, अच्छा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, दैट मींस L क्यूब, ठीक है। तो Pm L2 T माइनस 2 ये आना चाहिए, ml2 T माइनस 2, ये तो आपका होता है, आपको एनर्जी का होता है ना, सेम दैट ऑफ एनर्जी, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरटी आपको एनर्जी के बराबर ही तो मिल रहा है, ml2 T माइनस 2, वर्क और एनर्जी का बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट, इन अ न्यू यूनिट सिस्टम, ये आ गया आपके डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन, वो देखना। इन अ न्यू यूनिट सिस्टम 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 5 kg एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर्स। इन दिस न्यू सिस्टम, इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, आपको पता है एनर्जी इक्वल्स ml2 T माइनस 2, ठीक है। अब 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, ठीक है, मतलब 10 टी की जगह हम 10 टी लिखेंगे, ठीक है। मास की जगह क्या लिखेंगे, कहाँ गया मास, मास की जगह 5 kg लिखेंगे, तो यहाँ पे 5m आ जाएगा, है ना, यूनिट तो सेम है। L का स्क्वायर, दैट मींस लेंथ पहले थी 1, अब है 20, तो 20 L का स्क्वायर आ जाएगा फिलहाल, और T की पावर माइनस 2 है, दैट मींस T की जगह अब क्या यूज हो रहा है,
10 सेकेंड, तो इट मीन 10 टी की पावर है -2। और ओरिजिनली तो ये है ना, ये ओरिजिनल है, ये आपके ई नॉट है इन न्यू सिस्टम, ये न्यू सिस्टम का है, ठीक है। इसको मैं ई न्यू लिखता हूँ, ई एन लिखता हूँ, है ना। दैट मीन्स न्यू सिस्टम का जो एनर्जी का आ रहा है वो कैसे आ रहा है। आप इसको यूनिट्स के उसमें भी कर सकते हो, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ सिंपल इसकी रेशो लेनी है, ई बाय ई नॉट की रेशो आपको बतानी है कितनी होगी। देखो ऊपर है क्या, ये जो है ये 1 जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये 1 जूल हो गया। अब नीचे क्या है, 5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 1/10 इंटू 1/10 और ml 2t-2। अब मैंने 2t-2 को मैंने 1 जूल माना है ना, तो इसमें से सिंपल आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 टू द 10 10 10 तो 20 आना चाहिए, ये है आपके पास। अब उन्होंने पूछा है न्यू सिस्टम में, यानी कि ई न्यू की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। अगर पुराने में 1 जूल है, पुराने में 1 जूल, ई न्यू में कितना, 20 आना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, गिव अ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कि आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। देखो इमेजिन अ न्यू सिस्टम, ये भी वही है, नया सिस्टम है एक। सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन यूनिट ऑफ मास इज 10 kg, लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 1 मिनट। देन 1 जूल इन दिस सिस्टम, 1 जूल की वैल्यू बतानी है इस सिस्टम में क्या होगी। तो 1 जूल का आपको पता है, होए होए क्या है यार, 1 जूल का यूनिट क्या होता है, मैं यूनिट के टर्म्स में आपको बता देता हूँ, यूनिट के टर्म्स में कर लेते हैं इसको, जैसे हम पिछले हमने करा डायमेंशन को यूज करके, ये मैंने यूनिट्स की उसमें करवा देता हूँ, है ना। आपको पता है ml/t-2 दैट मींस kg l मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये होती है 1 जूल की यूनिट, ठीक है। तो ये 1 जूल हो गया। अब उन्होंने बोला है कि हमने मास की जो पुरानी यूनिट थी उसकी जगह हमने 10 kg यूज कर लाया, है ना। अब 10 kg आ गया, ये न्यू है, न्यू n जूल मान लो, n जूल, बिकॉज आपको जूल ही तो बताने कितने जूल होंगे अब नए इसमें, ठीक है। मीटर स्क्वायर था, अब उन्होंने कहा हमने किलोमीटर ले लिया यूनिट को, ठीक है। अब यूनिट ही चेंज होगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इज 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे अब आएगा किलोमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की जगह आएगा मिनट स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इनका रेशो तो निकालना पड़ेगा ना, ये है आपके पास एनर्जी न्यू, एनर्जी इन न्यू सिस्टम, तो वही यूज कर लो, n1v1 इज इक्वल टू n2v2, n1 इज 1, u1 इज दिस n1 u1 ना, दैट मींस kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, n1 u1 इज इक्वल टू n2 इंटू 10 kg किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी राइट एज किलोमीटर स्क्वायर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर स्क्वायर, राइट। तो मीटर स्क्वायर दैट मींस अपॉन नीचे मिनट है, मिनट को हम क्या लिख सकते हैं सेकंड्स में, 3600 सेकंड्स, है ना, तो 1 मिनट हुआ ना। बट आपको यहाँ पे देखो क्या है, मिनट है, मिनट का स्क्वायर है, दैट मींस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 60 इंटू 60 दैट 3600 आएगा, सिंपल। सेकंड का स्क्वायर आपको n2 निकालना है, तो सेकंड स्क्वायर हटा दो, kg मीटर स्क्वायर kg हट गया, kg हट गया, n2 विल बी इक्वल टू 1 2 1 2, है ना। तो ये आ गया 10 टू द पावर 3 4 5, 36 इंटू 10 टू द पावर -5, 36 इंटू 10 टू द पावर -5, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। नेक्स्ट, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, आपको बताया कि क्या ये करेक्ट है, करेक्ट कब होगी, करेक्ट कब होगी, जब ut का हाफ at स्क्वायर के बराबर होगा और s के बराबर होगा। s क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट का आएगा मीटर, यानी कि हम लेंथ के लिए l यूज करते हैं, ut u इज इनिशियल वेलोसिटी यानी lt - 1, राइट, इनटू टाइम, तो ये भी आपका पास l ही आ रहा है ना। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है, lt - 2 इंटू t2, ये भी आपके पास लेंथ ही आ रहा है, तो ये सारे सेम है, दैट मींस इट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज, दिस जो है रिलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट, in the unit, if the unit of mass becomes 2 times, unit of length becomes 4 times, unit of time becomes 4 times, in the unit of Planck's constant आपको बतानी है, in the unit of Planck's constant, due to this the unit of Planck's constant becomes n times, find the value of n। तो क्या आप ये वाला निकाल सकते हो क्वेश्चन, ये तो आप खुद कर सकते हो ना। दिस इज योर होमवर्क, मैं आपको Planck's constant के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा E इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा, यहाँ पे C जो है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये है एनर्जी, है लैम्डा, आप h की यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं कर ही देता हूँ, चलो लेट मी डू इट ओनली फॉर यू। E इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा, आपको पता है रिलेशन, ये रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं तो 12th में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, ये रिलेशन, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन और बचे हैं,
2-3 है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है खास। तो एच की यूनिट निकालनी है, तो ई की होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, लैम्डा भी मीटर में होता है, और ये सी क्या है, स्पीड मीटर पर सेकंड, यानी नीचे आएगा मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर गया, तो ये आ गया ऐसे ऐसे, तो दिस इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एच की यूनिट है ये। तो उन्होंने कहा कि हमने यूनिट क्या यूज करी है, हमने किया है लेंथ की 4 टाइम्स, मतलब जो मीटर था वो 4 मीटर की जगह आएगा, तो केजी की जगह क्या आएगा देखना, केजी केजी केजी, टाइम को भी 4 टाइम किया है, लेंथ को भी 4 टाइम्स किया है, मास को 2 टाइम्स किया, तो केजी की जगह 2 केजी आ जाएगा, और मास के लिए 4 टाइम्स यानी कि 4m का स्क्वायर आएगा, और नीचे आएगा 4m 4s, ठीक है। तो आपको बताना है पिछली यूनिट का ये कितना टाइम है, कितना गुना है ना, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाला नंबर मिलना चाहिए। तो बस सिंपल आप कैलकुलेशन करोगे, 2, ये देखो ये स्क्वायर है, तो 4 का एक स्क्वायर हट जाएगा, 4 का एक स्क्वायर हट गया, यानी कि 4 बटा 8 आना चाहिए आंसर, चेक करो, 8 केजी मीटर पर सेकंड है, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये तो 8 टाइम्स हो गया ना पिछली वाली का, तो हमका आंसर आना चाहिए n की वैल्यू 8। नेक्स्ट, here in a hypothetical set of units, unit of mass is 100 gram, length is 4 meter, time is 2 second, find the numerical value of 1 joule, यह joule है, ठीक है। जो होमवर्क बता दिया ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, प्लैंक्स कांस्टेंट का हम अभी निकाल के आते हैं यूनिट, ठीक है, तो वो देखो कहां पे है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट मींस ml2 t-1, तो ml2 t-1 का तो प्लैंक्स कांस्टेंट का h होना चाहिए, h का 2 होना चाहिए, लाल से लिखते हैं, h का 2 या यही दिखते हैं, वाइट ठीक था, वाइट दिख रहा है क्या, हे राम, कितने मिनट हो गया, 56 मिनट्स, वाइट इज नॉट विजिबल टू यू, वाह, इस पेज पे आपको वाइट नहीं दिख रहा है, तो हम ब्लैक यूज कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं और, ठीक है, ये हो गया। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ml2 t-2, ये तो याद होना चाहिए। v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, राइट, तो l केजी मींस m, मीटर पर सेकंड मींस l बाय t, तो ml t-1, दैट मींस ये और ये, तो ये इस तरह से होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब फॉर्मूला पता चल जाएगा तो आप वो भी निकाल पाओगे, ठीक है, 12th क्लास में आएगा ये, बट ठीक है। तो ए का 2 बी का 3 कहाँ पे है, ए का 2 बी का 3 सी का 4 एंड डी का 1, तो ये होना चाहिए सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुछ लास्ट ही मेरे ख्याल बचा एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, टेकिंग, हाँ ये हमने नहीं किया, ये वाला हमने नहीं किया ना इस तरह का, तो ये मैं एक ले आया हूँ, टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दीज फोर, आपको मैं 2 करके दिखाऊंगा, है ना। आपने देखना डेंसिटी का आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस, अगर मुझे डेंसिटी को फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3 ये है डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हो वैसे तो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर a ले ली आपने, लेंथ की पावर ले ली b, टाइम की पावर ले ली c, इसका यही मेथड है, मेथड याद करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे डेंसिटी को आपको फोर्स लेंथ टाइम के टर्म्स में लिखना तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ml-3 इज इक्वल टू, f की जगह हम यूज करते हैं ml t-2 की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c, दैट मींस m की पावर a, l की पावर कितनी हो जाएगी, l की पावर a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, सेम बेस की 2 पावर्स होती है तो हम उनको ऐड कर देते हैं, एंड t की पावर हो जाएगी -2a प्लस c, दैट विल बी गिविंग यू ml-3। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, दैट मींस जो यहाँ पे m की पावर है वो यहाँ पे m की पावर होगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर, बिकॉज यहाँ पे 1 पावर है ना, यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे t की पावर है वो यहाँ पे t की पावर, यहाँ पे जो t की पावर कुछ है ही नहीं, t की पावर 0 है, तो 0 शुड बी इक्वल टू -2a प्लस c, a की वैल्यू आपको पता है तो माइनस c आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ l की पावर है a प्लस बी, ये क्या हो गया, l की पावर है a प्लस बी, दैट मींस a प्लस बी इज इक्वल टू -3, तो b इज इक्वल टू -4 होना चाहिए, है ना, -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3, तो b आ गया -4। अब दिस इज ऑल, आपको डायमेंशन निकालने थे डेंसिटी के इन टर्म्स ऑफ देम, तो बस वो आपको मिल गए कि आपको डायमेंशन, हाँ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फोर्स की पावर a है a1, और l की पावर हमने b ली थी, तो यानी कि l की पावर -4, fl-4, और c है -1, c -1 है क्या, नो c इज 2,
नॉट -1, c is 2 राइट। हमने इस रिलेशन से देखो ये है -2, उस साइड गया तो +2 हो जाएगा, c विल बी 2 है ना। यहाँ पे भी लैग हो रहा है, वाह। टाइम की पावर 2, ये आपका आंसर होना चाहिए। फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ की पावर -4 इनटू टाइम का स्क्वायर। तो प्रेशर मोमेंटम एनर्जी, प्रेशर मोमेंटम एनर्जी ये आपका होमवर्क है। एक मैंने आपको करके दिया था, या प्रेशर का भी कर लेते हैं चलो, या मोमेंटम का कर लेते हैं, चलो मोमेंटम का कर लेते हैं एक बार, है ना। मोमेंटम का देख लो एक लास्ट, फिर हम चल पड़ेंगे। मोमेंटम का देखो इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस m lt -1 इनटू वेलोसिटी ना, mlt -1। दिस यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ एंड वेलोसिटी। तो फोर्स की पावर a, लेंथ की पावर b एंड वेलोसिटी की पावर, एक मिनट, टाइम की पावर है ना, टाइम की पावर c। तो दैट मींस m, रिलेशन तो सेम आएगा ना इन पार्ट्स को सॉल्व करके, तो मैं वो रिलेशन लिख लेता हूँ, क्या था, ma la प्लस b t -2a प्लस c, ma la प्लस b t -2a प्लस c। तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 नहीं, what was the value of b that I add something in it and it gives me 0 आएगा b, एंड c की पावर क्या, c की वैल्यू क्या आएगी, -1, c की पावर मैच करो ना, -1 और -2a प्लस c की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो -2a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया -2, उस साइड लेके गए तो 1 आ जाएगा, c की वैल्यू 1 आएगी। दैट मीन्स इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मोमेंटम को आप लिख सकते हो फोर्स इनटू टाइम, है ना, ये c की पावर। हाँ तो देखो f इंटू टी यू कैन राइट एज मोमेंटम, और आपने पढ़ा था dp चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू f dt, अभी तो बताया था ना पीछे मैंने। हाँ तो ये वही आ गया, फोर्स इनटू टाइम। तो विद दिस आपका ये जो है कंप्लीट होता है जो हमने करना था चैप्टर इन वन शॉट। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।